फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, नॉर्मल लोन से इनके लिए लोन देना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनने में साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो ये बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनको जो लोन देते हैं उनका रिटर्न उनका इंटरेस्ट रेट लो रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत हाई रखेंगे तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अनवायबल बन जाएंगे और चल नहीं पाएंगे। तो इनको बहुत बड़ी मात्रा में हाई कैपिटल चाहिए होता है, नॉर्मल कैपिटल भी नहीं, और बहुत लंबे पीरियड के लिए चाहिए होता है और कम इंटरेस्ट में चाहिए होता है। तो इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, पर इनकी इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमी में बहुत हाई होती है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो बैंक्स इनको लोन देने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर ये फेल हो गए, नहीं चला, रिटर्न नहीं आया, तो बैंक का तो बहुत बड़ा मनी, बहुत बड़ा अमाउंट चला गया, एनपीए हो गया। तो बैंक अगर देना चाहेंगे तो बैंक एक प्रीमियम पे देंगे, जिसे हाई रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, मतलब एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। तो उस हाई इंटरेस्ट रेट पे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये चल भी नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से इंडिया में एक कंसेप्ट शुरू हुआ था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उनका वो सरकार ने क्रिएट किए थे, कुछ पब्लिक थे, कुछ प्राइवेट भी थे। तो उनका काम यही था कि चीप फंड्स कम लो इंटरेस्ट रेट में इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड करवाना। तो इनको चीप फंड्स खुद कहाँ से मिलते थे? पहले उनको मिलता था लो कॉस्ट फंड्स एट कंसेशनल रेट्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई भी इनको कंसेशनल रेट्स पे फंड्स प्रोवाइड करती थी। और दूसरा, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो भी इनको सस्ते में लोन देते थे एट द गारंटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो वही, अब सस्ते में फंड मिला तो लो इंटरेस्ट में इन्होंने इनको दे दिया। तो अभी हमारे देश में डीएफआईज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बहुत 4-5 कुछ बचे हुए हैं। तो बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो लो कॉस्ट फंड इनको आरबीआई से मिलते थे, वो प्रोविजन गवर्नमेंट ने हटा दिया और फिर इनको मार्केट से फंड रेज करने पड़े बाद में। अब मार्केट से करेंगे तो वो मार्केट तो कॉम्पिटिटिव है, हाई इंटरेस्ट में मिला, और बैंक्स ने साइमल्टेनियसली भी लो इंटरेस्ट रेट में फंड प्रोवाइड करने शुरू कर दिए थे और बैंकिंग नेटवर्क भी अच्छा खासा स्प्रेड हो चुका था। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, they provide long-term credit for capital intensive investments which are spread over a long period and yield low rates of return. And the sectors are urban infrastructure, mining, heavy industry and irrigation systems. तो डीएफआई के कुछ फायदे तो थे, भले ही वो बंद हो गए काफी सारे। इनका फायदा एक तो ये था, बैलेंस ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड बैकवर्ड एरियाज, दे यूज्ड टू फंड रिस्की एंड लो मार्जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, एवोल्यूशन ऑफ अ डीप एंड वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो अच्छे काम तो इन्होंने किए, पर ये चल नहीं पाए। तो उस टाइम पे ये जो पहले जो स्ट्रक्चर था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, विकास वित्तीय संस्थानों का, उसमें हम इनको कैटेगराइज 2 तरीके से कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बेस पे हम कह सकते हैं कि देवर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान थे, और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट लेवल पे काम करते थे। अब ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस को भी हम 4 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। वन वर्ड टर्म लेंडिंग AIFIs, they extended long term finance and examples were IFCI, IDB, IDFC, IIBI। फिर कुछ थे रीफाइनेंसिंग AIFIs, मतलब वो इस तरह के बैंक्स को रीफाइनेंस करते थे जो लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो नाबार्ड, सिडबी, NHB। सेक्टर स्पेसिफिक
एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट सेक्टर, TFCI टूरिज्म सेक्टर में थे, REC आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी, हुडको, इरेडा, PFC, IRFC. Then there were investment AIFCs, LIC, UTI, GICs, IFCI वेंचर कैपिटल फंड एंड ICICI. तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, ICICI भी पहले जब बना था बैंक नहीं था, वो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था. फिर स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड में इसका एग्जाम्पल है उत्तराखंड मल्टीपर्पज फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ये बॉडी उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती है. दूसरा यहाँ पे होते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDCs. अब आपने सिडकुल का नाम तो सुना होगा, सिगड्डी कोटद्वार के जस्ट पास में, हरिद्वार और कोटद्वार के बीच में एक एरिया है सिडकुल, सिगड्डी. तो वहां गवर्नमेंट ने सिडकुल बनाया है. सिडकुल की फुल फॉर्म ऐसी कुछ है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड. तो सिर्फ सिगड्डी में सिडकुल नहीं है, और भी उत्तराखंड में काफी जगह सिडकुल है. फिर NEDFI, ये भी एक तरह का स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. तो यहाँ पे सारे के सारे जो DFIs थे वो उनको RBI नहीं रेगुलेट करता था, कुछ एक को करता था, और बाकियों को जैसे हुडको को नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता था है, LIC को IRDAI करता था, और UTI और GIC इंश्योरेंस कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, उनको सेबी रेगुलेट करते थे. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ DFIs को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस PFI का दर्जा दे दिया था और उनको स्पेशल गवर्नमेंट बैकिंग दी थी. पर यहाँ पे ICIC जो था ना, वो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था. तो ये स्ट्रक्चर हमारे देश में था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. पर हमारे यहाँ पे DFI फेल हो गए. IFC बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया, IDBI बैंक में कन्वर्ट हो गया. अब एक IDBI बैंक हर जगह होता है जिसमें हम लोग भी अपने अकाउंट बना सकते हैं. ICICI भी बैंक में कन्वर्ट हो गया. तो इनका रीजन क्या है कि ये इरेलेवेंट क्यों हो गए या काम क्यों नहीं कर पाए? तो हुआ ये था, इन दी 1980s कॉर्पोरेट्स कुड अवेल चीपर कैपिटल फ्रॉम दी एक्सपैंडिंग एंड डाइवर्सिफाइड बैंकिंग सिस्टम. अब बैंकिंग सिस्टम बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, तो उनको वहां से अच्छा बेटर चीपर रेट्स में कैपिटल मिल रहा था. और 1990s में स्टॉक मार्केट काफी पॉपुलर हो गए, और स्टॉक मार्केट से ही कंपनीज को अच्छा खासा फंड मिलने लगा था. फिर 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद RBI ने जो कंसेशनल फंडिंग थी DFIs को, वो हटा दी थी. अब उनको मार्केट से पैसा रेज करना पड़ रहा था, जो उनको महंगा पड़ रहा था. फिर ये जो DFIs थे, इनके NPAs भी बहुत हाई हो रहे थे, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे NPAs हाई होने के चांसेस काफी हैं. फिर DFIs they rely on government support and there is a social cost to it. Government had to decide which DFIs to prioritize. अब इतने सारे DFIs हैं, इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट को करना है, तो वो किस तरह से वो डिसाइड करे कि कौन से सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है. तो गवर्नमेंट को वहां पे एक सोशल कॉस्ट आ जाती है. जैसे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस किया था, तो एक को उनको छोड़ना पड़ेगा, एक में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेड मीन्स हैं. तो इस वजह से DFIs बहुत सारे बैंक्स में कन्वर्ट हो गए. नरसिम्हन कमेटी 1 जो 1991 में आई थी, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि या तो इनको DFIs को बैंक बना दो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बना दो, और आगे से कोई भी DFI सेटअप करो तो बिना गवर्नमेंट के बैकिंग के मत करो. सो द गवर्नमेंट कन्वर्टेड मेनी AIFIs इनटू डेवलपमेंट बैंक्स. और डेवलपमेंट बैंक्स हम पढ़ ही चुके हैं पहले, एग्जिम, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, सिडबी. So ICI converted to a bank in 2002 and IDBI converted in 2004. Currently, only 4 financial institutions operate as AIFIs regulated by the RBI, जिसमें नाबार्ड है, सिडबी है, एग्जिम है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, जिनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश की डेवलपमेंट में. फिर अभी फिलहाल, अब ये मैंने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये न्यूज में है और इसके एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं.
तो अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएफआईज, गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अप न्यू डीएफआईज। अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने कहा है कि हम एक नया डीएफआई सेटअप करेंगे। इसके लिए एक बिल भी वो पार्लियामेंट में लेके आए हैं। तो ये जो नए डीएफआईज ये बनाएंगे, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये 100% गवर्नमेंट ओनरशिप ये रखेंगे, पर धीरे धीरे अपना शेयर, क्योंकि अब 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है तो गवर्नमेंट इज द प्रमोटर, तो अपना ये स्टेक 100 से कम कर करके 26% तक ले आएंगे, पर 26 से नीचे नहीं करेंगे। फिर अभी ये जो मार्च में इन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास कराया था, उसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाफिड बिल 2021। तो ये इंफ्रा डीएफआई होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का डीएफआई होगा, एंड इट विल बी सेटअप एज एन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका कैपिटल बेस जो रखा जाएगा वो 20,000 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट से ये इसके 7 गुना तक फंड रेज कर पाएगा, एंड कैन लेंड अप टू 1.4 ट्रिलियन। तो ये नाफिड विल हेल्प फंड अबाउट 7,600 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये जो प्रोजेक्ट है NIP, इसके अंदर में सरकार ने बोला है कि वो 7,600 के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे देश में बनाएंगे 2024-25 तक। और इसमें सरकार का जो एस्टिमेटेड खर्चा आएगा वो दैट इज 1 लाख करोड़। तो ये जो नया डीएफआई बन रहा है वो इन सब को फंड करने के लिए बन रहा है। और सबसे खास बात, ये कैग, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, ये मैंने क्या लिखा है पता नहीं, और CBI इन सब के परव्यू से बाहर होगा, मतलब वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगी, वो ऑडिट नहीं कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा, लिमिटेशंस कम होंगी और डिसीजंस फास्ट लिए जाएंगे यहाँ पे। तो उनको डर डर के नहीं अपना रिपोर्ट बनानी है, हर एस्पेक्ट नहीं देखना है, फटाफट हो सकता है। और उनको 10 साल का टैक्स कंसेशन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ आर DFIs डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स? तो हाँ, आप मेरे को बताओ क्या क्या है, आप बताते रहो, मैं यहाँ पे लिखती रहूंगी।